बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, कल से कुछ बड़ी हैपनिंग्स होने की उम्मीद की जा रही है। मुआशी तौर पे अगर देखें तो मुआशी तौर पे जो टीम्स तश्कील पाई थी, आगे बजट की तश्कील के लिए उनकी जो बातें हो रही हैं, इसी मंजरनामे में अगर पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो ज़मीनी हक़ाइक़ में बहुत से होशरुबा इंकशाफात मंजर आम पे आते हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के स्कूल अपना ऑपरेशन बंद करने की बातें कर रहे हों और दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हों कि मईशत जो है वो बेहतर समत के अंदर गामजन हो चुकी है, गाड़ियों की कीमतें नीचे आएँ लेकिन उस रेट के ऊपर गाड़ी मुयसर ना हो। तो गंदम के बहरान, गंदम स्कैंडल की वजह से कि गंदम वाफर मकदार में मौजूद है, माजी में हमें देखना पड़ता था कि गंदम बहरान है, लेकिन इस दफ़ा वाफर मौजूद होने के बावजूद भी जब बाहर से मंगवानी पड़ी है तो उसका भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। तो इसी मंजरनामे में जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो कुछ ऐसे इशारे दे रहे हों कि जिससे मुस्तकबिल में किसी बड़ी पेशरफ्त या मुस्तकबिल में किसी बड़े डेडलॉक जिसका दी एंड होगा और जहाँ से कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा, उसकी पेशीन गोइयाँ भी की जा रही हों, तो क्या निकलेगा? क्या पाकिस्तान में आम आवाम जो है वो बदहाली से खुशहाली की तरफ गामजन हो सकेंगे? क्या आम आवाम के लिए शाय खुरनोश की दस्तयाबी मुमकिन हो पाएगी? क्या आम आवाम के लिए बेहतर सफ़र की सहूलियात मुयसर हो पाएंगी? क्या तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हो पाएगी, जिसके बारे में इस वक्त बातें ये की जा रही हैं, कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि तेल की कीमत में 16 तारीख के बाद एक बड़ा डाउन देखने को मिलेगा। लेकिन कितना डाउन होगी, क्योंकि हमें माजी में तो 15-15, 20-20 रुपए भी फी लीटर कीमत बढ़ते हुए हमने देखी है। तो क्या हम उस नहज तक पहुंच चुके हैं कि जहां पे करंट लगता रहे, अब हमें एक बड़े झटके के बाद भी कुछ महसूस ना हो और जिस्म साकत हो चुका हो? तो क्या हो सकता है कुछ बड़ा? इसी पे बात का आगाज़ करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, साबिक आरिफ अलवी साहब, उनकी हलचल आपके सामने है, फिर से मुतहर्रिक हो रहे हैं। और एक वक्त वो था कि जब हम ये सुन रहे थे कि इनसे लाताल्लुकी का ऐलान हो चुका है, पार्टी अब ये ना पार्टी की तरफ जा सकते हैं ना पार्टी इनकी तरफ आ सकती है। लेकिन अब जब उमर अयूब साहब के साथ भी खड़े होकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, किसी से मुलाकात करने भी चले जाएं, तो उससे मुस्तकबिल का पेशखमा क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, सबसे पहले तो आप और मैं हमेशा ही ये बात कहते हैं कि जिस शख्स ने भी 9 मई का वाक़या किया था, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और उन किरदारों को जो वाकई मुल्ज़म है, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचना चाहिए। 1 साल हो गया है सियासी जमातों के नारे सुनते हुए, लेकिन सारे नारे और प्रेस कॉन्फ्रेंसों तक ही महदूद हैं, कोई अमली जामा पहनाने के लिए तैयार नहीं है। अब ज़रा सियासत पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने कहा जी सदर साहब, आप गौर करें, साबिक सदर साहब जी, पता क्या मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है कि वो आसफ अली जरदारी साहब जो है ना, उनको भी सदर कहते थे। वो क्या उनकी एक टर्म है ना कि जो एक बार सदर है वो ताहयात सदर। और जो मियां नवाशी साहब हैं, तो अब ये मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि ये जो अचानक पहले लाहौर गए, लाहौर में कुछ मुलाकातें हुई, फिर एक मुलाकात उनकी और भी हुई, और ये बाकायदा किसी मिशन पर, बाकायदा किसी पैगाम के लिए, बाकायदा किसी मुसालहत के लिए, या बाकायदा आप समझ लें कि कोई और किरदार अदा करने के लिए अचानक से मुतहर्रिक हुए हैं। मैं यहाँ पे अगर आपको नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, करें आप, आपकी आदत कैसा है। माजी करीब पे हैं, जब वो सदर थे तब उन्होंने कोशिशें की थी, वो रायगां गई थी। अब वो सदर नहीं है, वो उनके पास कुर्सी मौजूद नहीं है, तो उन कोशिशों में और इन कोशिशों में फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होता है कि उस वक्त वो बतौर सदर जेल नहीं जा सकते थे। उस वक्त शायद वो रोल अदा नहीं कर सकते थे जो रोल बतौर एक सियासी लीडर, बतौर एक साबका साथी वो अदा कर सकते हैं। मेरे पास जो इतला है, जो बड़े अहम तरीन ज़राए जिसकी तस्दीक करते हैं, वो ये है कि वो एक पैगाम लेकर गए थे और पहली दफ़ा उस पैगाम के जवाब में कप्तान की तरफ से मुस्बत जवाब आया। यानी उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, इंक्वायरी करें 9 मई की, जो मुल्ज़म है इंक्वायरी करें, 2014 की इंक्वायरी करें, जिसकी भी मर्ज़ी, जो मुल्ज़म निकलता है, जो सहूलत का निकलता है, बिल्कुल सज़ा दें। हम उस पर ना से मज़म्मत करेंगे बल्कि स्टैंड लेंगे कि बिल्कुल ठीक किया आपने। और आपने देखा थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, उन्होंने गिरफ्तारी, उसके बाद बच जाना, उसके बाद उन्होंने क्या, जनाब कप्तान ने तो सबसे पहले इसकी मजम्मत की। ये आप चीज़ें अगर जोड़ना शुरू करें
तो आपको नज़र आएगा कि जो बज़ाहिर देखा जा रहा है वो है नहीं, जो नज़र नहीं आ रहा वो पसे पर्दा कुछ ना कुछ हो रहा है। पहले वो लाहौर गए हैं, लाहौर में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की है, साबिक गवर्नर, साबिक वज़रा, किसी के घरों में गए हैं, सबसे मुलाकातें की हैं। मुलाकात करने के बाद क्या किसी मीडिया के नोटिस में था उनके जेल जाने से 1 मिनट पहले भी किसी टीवी पे था कोई ये कह रहा था कि वो मिलने जाएंगे? अचानक से उनको आम आदमी मुलाकात के लिए जाते हैं। यासर साहब गौर कीजिएगा ना, उनके लोग मुलाकात के लिए जाते हैं अदालती हुक्म लेकर, लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं होती। इसी तरह है ना, अब तो वो साबिक हो गए हुए हैं ना जी। तो उनको मुलाकात की अचानक इजाज़त मिल जाना, फिर वो मुलाकात करना, अलहदा बैठना, अलहदा बैठ के मुलाकात करना, उसके बाद बाकी साथियों को भी साथ बिठाना, कौन सा एहसान होनी हो गई है। हाँ, जुमेरात का दिन है मुलाकात का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कितनी जुमेरातें ऐसी हुई हैं कि लोग मिलने के लिए आते रहे, लेकिन नहीं, खासकर हो भी 9 मई, खासकर हो भी 9 मई ना। एक तो ये ज़हन में रखिएगा कि कुछ पक रहा है, देग जो है ना, देग, वो देग जो है उस देग में कुछ ना कुछ पक रहा है। अब वो क्या पकता है, किस तरह होता है, क्या नहीं होता, ये तो आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर होंगी। अब ज़रा बात कर लेते हैं अवाम की, यार सियासत की ज़रा बात को ज़रा साइड पे रख देते हैं। यासर साहब ज़रा अवाम की बात कर लें, बेचारी अवाम जो है उसका भी कुछ सोच लें। आप तो कहते हैं कि आपकी हुकूमत तो कहती है अवाम का कचूमर निकाल दें। आपने खुशखबरी सुना दिया कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है, यहाँ पे एक दिन पहले बिजली महंगी हो गई है। यार वो आपको वो जो गंदम खरीदी है हमने, यासर साहब जी, वो जो गंदम खरीदी है जिसके स्कैंडल का सामने आने के बावजूद भी आज के दिन तक उस स्कैंडल पर कौन मुलज़म है कौन मुलज़म नहीं है कोई चीज़ सामने आई है? और यार कितनी बड़ी साइंस थी, एक डॉक्यूमेंट्स होगा ना, उस पर साइन होंगे किस शक्ल से, ये है वो गंदम, ये पास्को का दफ्तर है, देखें देखें, अगर प्रोड्यूसर साहब बुरा ना बनाए तो वही दिखा दें, वो जो गंदम दिखा रहे थे वो गंदम दिखा दें, ये गंदम, ये देखें ना, ये पास्को का दफ्तर है जहाँ पे वो बंदा अनाउंसमेंट क्या कर रहा है, ये थैलों से निकाल रहा है, ये गंदम नहीं है, ये तो जानवर भी ना खाएं, ये इंसान तो क्या जानवर भी ना खाएं, जो इंसानों को खिलाने के लिए लाई गई है। सर खिलाने के लिए लाई गई है, इसमें से लाख टन जो है वो खिला दी भी गई है। चलो मैं वही कह रहा हूं, खिला दी गई है ना। कौन जुर्मदार है इसमें, मुजरम कौन है, मुल्जम कौन है, सहूलतकार कौन है, इसका कौन हमें बताएगा? यार कोई साइंस है, आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उसे साइन किया है, उन डॉक्यूमेंट्स पे किसी और ने अमल दिया है, किसी एक ने समरी बनाई है, किसी एक ने लिखा है कि जनाब इतने टन चाहिए, तो सीधी साइंस है, उसको बुलाए उसको बुलाए उसको चारों को बुलाए, पूछे भाई किसने तुम्हें कहा, वो कहता जनाब मुझे ज़रूरत थी, या गंदम की क्वालिटी देखें, बाकी सारी चीज़ें देखें, 40 दिन की जाए 15 दिन में किस तरह आ गई या 17 दिन में किस तरह आ गई, इतना नुकसान क्यों कर दिया, पाकिस्तान में गंदम मौजूद थी, सिंध में गंदम पहले कट जाती है, ये सारी चीज़ें देखते हैं आप यार। लेकिन वो इसलिए कि शरीके जुर्म ना होते तो ये वाले हिसाब है। बात ये है कि यासर साहब आवाम की कोई नहीं सोच रहा। पेट्रोल आप 20 रुपये सस्ता कर दें और अगले दिन 8 रुपये बिजली महंगी कर दें, और 20 रुपये सस्ता किया पेट्रोल तो किसी काम का नहीं होना, 8 रुपये महंगी की बिजली आप पर एक एटम बम की तरह गिरनी है। इस सख्त तरीन गर्मी में पंखा तो चलेगा ना, एसी छोड़ देना, पंखा चलेगा ना यासर साहब जी। इस सख्त तरीन गर्मी में बाकी चीज़ें भी चलेंगी कि नहीं? पंखा चलेगा, अगर किसी मेरे जैसे बंदे के घर एयर कूलर है वो भी चल जाएगा, ठीक है, नलका भी चलेगा, पानी आ नहीं रहा मोटर भी चल जाएगी, बिल देखेगा तो पता चलेगा यार क्या बच्चों को रोटी नहीं खिलानी, अब यहाँ बिजली या रोटी, और फिर ऊपर से गंदम जो आपने हाल कर दिया, जो बाज़ार से रोटी मिल रही है उसका वज़न क्या है। बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, आपकी तरफ नहीं होती होगी, आपने जनरेटर लगवाया होगा, लेकिन जहाँ पे होती है बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गया, गरीब आदमी मार रहा है। बल्कि मैंने तो आज एक रिक्वेस्ट की थी कि आम आदमी का यासर साहब एक सर्वे करवाएं, आम आदमी इस महंगाई पे क्या कहता है। आम आदमी मौजूदा मौशी सूरत हाल के ऊपर क्या मौक़िफ़ अपनाता है और किस कर्ब से अपनाता है, वो ज़रा मुलाहिज़ा करें, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।
महंगाई ने आजकल गरीब आदमी का जीना महाल कर रखा है। महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं। दिहाड़ी सारी 500 800 बजे तो बहने 4:30 बजे तक काम करने ते इन्ना आटा महंगा, चौल महंगे, पता नहीं असीं किवें गुजारा करने, सानू पता है। पाकिस्तान में जो सफ़ेद पोश तबका है वो बिल्कुल पिस चुका है महंगाई की वजह से। बत्ती दे बिल, गैस दे बिल इन्ने कुछ ज़्यादा वधन डे, बहुत ज़्यादा वादे पे। खुदारा इस हुकूमत से रहम की अपील है कि खाली एक कनक सस्ती करने से कुछ नहीं होता है, इसके साथ बिजली के बिल हैं, दालें हैं, घी है, सब कुछ सस्ता होना चाहिए। महंगाई जो है वो अखीर हो चुकी है, ख़ास करके मुलाजिम आदमी जो है वो बहुत ही परेशान है। ये लोग अपनी जैशियों में लगे हुए हैं, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहे। गरीब बंदे को मेडिसिन लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। महंगाई इस हद तक पहुंच गई है कि आम आदमी गुजारा नहीं हो रहा। पेट्रोल भी 300 रुपये लीटर है और सब्जियां, फल फ्रूट, हाँ माड़ा बंदा क्या वो जो सहबे सीए थे वो हाथ नहीं लगा सकता। आज का दिन गुजर गया, अगले दिन का पता नहीं है कैसे गुजरेगा कैसे नहीं। बच्चों की फीसें हैं वो दिन ब दिन मतलब हमारा बर्डन नहीं पड़ रहा हमारे ऊपर। महंगाई इतनी है कि हमारे बाल बच्चे भूखे मार रहे हैं, हम किधर जाएं? हम प्रदेश में हैं, इधर हैं, सियालकोट में हैं, 8 दिन से अड्डे में जा रहे हैं और दिहाड़ी नहीं लगती। गवर्नमेंट का अपील ही है कि उन्होंने मेहरबानी है कि साढ़े नाल मुहब्बत करन। जनाब मरीम साहब ने भी वज़ीर आला ना साड़ी अपील है कि गरीब आवाम में महंगाई बहुत ज़्यादा है तो महंगाई वाल थोड़ी तवज्जो दी जाए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आज का दिन गुजार लिया, कल के दिन का मालूम नहीं, और बच्चों को क्या खिलाएंगे। इसी पे राना साहब आपकी तो टिक लूँगा, लेकिन SAPM राना एहसान अफजल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब हम जो गुफ्तगू करेंगे वो शायद गरां गुजरे, नागवार भी गुजरे, लेकिन आम जनता जो बात करती है, आम लोगों की जो राय है, उनके मुंह में हम अल्फाज ठोंस नहीं सकते। किसी ने किसी और पे राय के अंदर बात की है, किसी ने लिबादा अल्फाज का कुछ और तरह उड़ाया। इनका जवाब दे लें फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। क्या समझते हैं, इनको क्या जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब रुपए की डीवैल्यूएशन होती है तो महंगाई बढ़ती है, और इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई जो है वो एक तारीखी हद तक पहुंची। लेकिन अब महंगाई नीचे आने की तरफ है। उसकी वजूहात ये हैं कि एक तो डॉलर अब स्टेबल है पिछले 1 साल से, और आपने देखा कि 17.5% पे महंगाई की कमी आई है। लेकिन उस तरीके से जो मुतासिर तरीन तबका है उसको कोई रिलीफ अभी नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि उनकी आमदन जो है वो नहीं बढ़ी, और अभी भी 17.5% या 18% अगर महंगाई की शरह है तो वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको मज़ीद इसमें कमी आनी चाहिए। देखें, मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव ट्रेंड ये है कि आगे भी हमें यही नज़र आ रहा है कि रुपया जो है वो अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो एक्सचेंज रेट है वो बरकरार रहना के इम्कानात नज़र आ रहे हैं अगले आने वाले टाइम के अंदर। तो उससे हम समझते हैं कि महंगाई में मज़ीद कमी आएगी और बेहतरी की तरफ मुल्क जाएगा। देखें, इसको टाइम लगता है, और जो चीज़ें जिस तरह की हम ये गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव्स ले रही है, मैं समझता हूँ कि इससे बिल्कुल महंगाई में कमी आएगी। मसलन अगर हम लोग स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ को प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं और उसमें PIA आपको के सामने है, फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, तो जो खसारे वाले अदारे हैं उसका बोझ भी एक आम आदमी पे पड़ता है। जब वो खसारे पाइल अप होते हैं और आप उन खसारों के लिए कर्जे लेते हैं तो उसका जो बोझ है वो आम आदमी पे पड़ता है। इसी तरह अगर हम FBR को रिफॉर्म करने जा रहे हैं और हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो लोग जो टैक्स नहीं देते उनसे अगर हम टैक्स इकट्ठा करेंगे तो उससे आम आदमी की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा। तो हमारी ये बिल्कुल डायरेक्शन है। दूसरी तरफ हम हुकूमत का साइज़ कम करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये जो बजट आएगा उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि हुकूमती अखराजात कम होंगे। अखराजात जब कम होंगे, खसारा कम होगा, तो उसका भी फ़ायदा एक आम आदमी को होगा, क्योंकि वो फिस्कल स्पेस निकलेगी कि जिसके अंदर हम आपके ऊपर ज़्यादा पैसा लगा सकेंगे। देखें, हमें इस हुकूमत को अभी 2 माह हुए, हम लोगों ने जो मैंने आपको ये चंद इक़दामात गिनवाए, उसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जो हम करने जा रहे हैं। पेंशन्स की साइड पे, सब्सिडीज़ की साइड पे, जो अशराफिया को मरात मिलते रहे हैं वो हम
कम करने जा रहे हैं, उसके अंदर रिडक्शन हम करने जा रहे हैं, वो आपको आने वाले बजट में नज़र आएगा। ये हम हुकूमत को हल्का करने जा रहे हैं और हम स्पेस निकालना चाह रहे हैं कि सूबों को ज़्यादा फंड्स मिलें और वो अवामी फलाह के ऊपर जो है वो पैसे लगाएं। तो बिल्कुल हमें इदराक है, जो आपने क्लिप्स दिखाए ये अफसोसनाक हैं, दर्दनाक हैं, और हमें इस मुल्क में जितना पोटेंशल है बदकिस्मती से वो हम अचीव नहीं कर सके। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इस दफ़ा जो वफाक में अगर हमें मौका मिला चीज़ों को आगे ले जाने का, तो हम डेफिनेटली आपको नज़र आएगा राना साहब के और यासिर साहब की चीज़ें जो हैं वो तब्दीली की तरफ जा रही हैं, क्योंकि वो इक़दामात हम लेंगे जो शायद 76 सालों में नहीं लिए गए मईशत के हवाले से। एक तो राना साहब हमें बड़ी खुशी हुई कि आपको चले हुकूमत में किसी जगह ले लिया गया, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। एक शख्स तो ऐसा है कि जो हुकूमत में रह कर बड़ा सच बोलता है, ये बड़ी अच्छी बात है, आपको मुबारक। और हमें बड़ी खुशी हुई आपके हुकूमत में होने से, हमें बड़ी खुशी है। राना साहब, 2 सवाल मेरे बड़े मासूमाना से हैं और मैं बड़े दिनों से तलाश कर रहा हूँ कि मुझे उसका जवाब मिल जाए। राना साहब, गंदम स्कैंडल जो है वो कोई इतनी बड़ी जोग्राफिया तो है नहीं, किसने मंगवाया, किसने साइन किए, किसने अहकामात जारी किए, ये 3 चीज़ें हैं। अभी तक उसमें ऐसी पेचीदगी बनी हुई है कि हमें रोज़ाना खिला दिया जाता है। हर इसहाक डार साहब कहते हैं सीधा काम है, जिसने किया सब पता है, हमें नाम नहीं सामने आते। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कमेटी तश्कील दे दी, मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं हम माफ़ नहीं करेंगे। किसको नहीं करना माफ़, वो कौन है, ये सामने क्यों नहीं आ रहा। और दूसरी बात है, आपने कहा कि हिसारे वाले अदारे तो हम ख़त्म कर रहे हैं, तो मुझे 25 गाड़ियाँ गिना दें राना साहब, 25 गाड़ियाँ अपने अलावा। आप, मुझे यकीन है गाड़ी भी अपनी इस्तेमाल करते होंगे, अपने अलावा मुझे 25 गाड़ियाँ गिना दें ऐसे वज़रा की, ऐसे सेक्रेटरियों की जिन्होंने बड़ी गाड़ियाँ छोड़ के छोटी गाड़ियाँ ले ली हैं और सबसे पहले अपने से शुरू किया उन्होंने, ताकि हसारा वो भी तो है ना। नहीं, देखिए मैंने देखिए बात ये है कि जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो वज़रा इस्तेमाल नहीं कर रहे। वज़रा को जो है वो करोलाज जो है वो अलॉट की गई हैं और कुछ वज़रा तो अपनी प्राइवेट गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर देखें जो जिस तरीके से जिसको जो ऑथराइज्ड हैं वो वही गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, और लग्जरी गाड़ियों के ऊपर जो है वो बिल्कुल आप कह लें कि कोई मेरी नज़र में नहीं है, कोई एक आधा अगर कर रहा हो तो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन ओवरऑल 90% पार्लियामेंट जो कैबिनेट है वो अपनी नॉर्मल जो व्हीकल्स जो 1600 या 1800 सीसी की करोलाज हैं वो उनको जो है वो इस्तेमाल करें। उसके अलावा देखें सिम्बॉलिकली इससे ख़जाने को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन सिम्बॉलिकली प्राइम मिनिस्टर के जितने वज़रा हैं, कैबिनेट है, वो तनख्वाहें नहीं ले रहे उन्होंने इसीलिए। लेकिन देखें इससे बड़ा इक़दाम जो मैंने आपको बताया वो ये है कि हम हुकूमत की बहुत सारी वजारतें जो डिवॉल्व हो गई थी सूबों के अंदर 18वीं तरमीम के बाद, उसके ऊपर एक कमेटी बनी हुई है और इंशाल्लाह मैं आपको, मुझे यकीन है कि वो कमेटी इसीलिए बनाई गई है कि उसकी रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट की जाएंगी और उसकी टाइमलाइन जो है तकरीबन मुकम्मल होने को है, जिसके अंदर हम वजारतें कम करने जा रहे हैं वफाक के अंदर। तो हम हुकूमत का जो साइज़ है वफाक में उसको कम करेंगे। ये कमेटी इसी मकसद के लिए बनाई गई और मुझे उम्मीद है कि उनकी जो सिफारिशात हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी। तो एक तो ये आपके सवाल का जवाब। गंदम 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 स्कैंडल जो गंदम हाँ। देखें गंदम पे आप राना साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें मैं आपको बताता हूँ 11 लाख टन अजाफी प्राइवेट सेक्टर ने मंगवाई, नहीं मंगवानी चाहिए थी। उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है वो वाज़े तौर पे एट फॉल्ट नज़र आया है। उसके अंदर जाहिर सी बात है अफसरान ही बैठे हुए हैं जिनकी गलती है। वो कमेटी की जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर जो है फिर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि 11 लाख टन गंदम अजाफी आया। वो ना आता तो शायद ये बहरान इस हद तक ना होता जो किसानों का। लेकिन अब मैं आपको एक और हक़ाइक़ बता दूं कि जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि 70 से 90% के दरमियान जो काश्तकार है वो अपनी फसल बेच चुका है। राना साहब किस कीमत पे ये भी कीमत के अलावा ये भी कि किसको
वही जो मिडल मैन है, मैंने वही कहा, जो मिडल मैन होते हैं उनको बेची है। लेकिन हमने इसके अंदर 2-3 काम किए। एक तो वफाक का जो पास्को का टारगेट था वो 1.4 मिलियन टन था इस साल का, और तारीख में अगर आप देखेंगे तो पास्को 60-70% से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट नहीं करती थी टारगेट की। अभी हमने पिछले टारगेट की भी 100% प्रोक्योरमेंट कर ली है 1.4 मिलियन टन की, और इसको 4 लाख टन से मज़ीद इजाफा इसमें कर दिया है। देखें, ये एक हिस्टोरिक है। उसके अलावा बारदाना के ऊपर बहुत सारे अफसरान की जो ख़बरें आई कि वो उसके ऊपर बारदाना के ऊपर कोई प्रीमियम चार्ज हो रहा था, तो वहाँ भी कुछ अफसरों को हटाया भी गया है पास्को की तरफ से, और ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत दी गई है कि आने वाले दिनों के अंदर जो 4 लाख टन की प्रोक्योरमेंट है उसके अंदर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। देखें, बाकी पंजाब ने अभी तक गंदम प्रोक्योर नहीं की, उनका मौक़िफ़ मॉइस्चर के मुतालिक है, और एक इसका पहलू ये ज़रूर है जहाँ किसानों को लॉस हुआ है और इसको तस्लीम करना चाहिए कि लॉस हुआ है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि आटे की बोरी में बहुत एक बड़ी कमी आई है। उससे हमें रद्द नहीं करना चाहिए, जिसका फ़ायदा 25 करोड़ अवाम को हुआ है कि रोटी सस्ती हुई है, लेकिन हमें किसानों के नुकसान को बिल्कुल सूबाई हुकूमतों को चाहिए है कि वो उसके ऊपर कोई स्ट्रैटेजी बनाएं, उनके साथ बैठें और इसका कोई हल निकाले कि किस तरीके से उनके नुकसान को कॉम्पनसेट किया जा सकता है। अब अगर हम गंदम ख़रीदना शुरू करेंगे तो ये किसानों से नहीं होगा, ये फिर अब आप मिडल मैन और जो प्रॉफिटेयर हैं उनसे लेंगे ये जो, और इस चीज़ को पास्को को ये हिदायत ज़रूर दी गई है। इसी पे राना साहब ये देख लें कि अगर ये खबर आई हमने किसानों से गंदम लेनी है। राना साहब ये देखें कि आप कहते हैं कि जो छोटा किसान है वो बेच चुका है, फ़ायदा आपने बड़े किसानों को देना है या छोटे किसानों को? पहले तो ये तहैया करें। दूसरा, अगर छोटा किसान बेच चुका और मिडल मैन को बेच चुका और 2500 से लेके 3200 में बेची है, हुकूमत पंजाब ने ली नहीं है, वो सारी अपनी बेच भी चुके हैं, तो वो जो इतना बड़ा नुकसान उनका हो गया, अब आप ये बताएं कि बड़े काश्तकार कितने हैं पंजाब में और छोटे किसान कितने हैं, अगर उनका तनासुब निकालें तो अगर फायदा उनको हुआ और छोटे किसानों को नहीं हुआ, और अगली बार वो 80% छोटा काश्तकार है, 80%। हुकूमत की यकीन दहानी के ऊपर उन्होंने ये फैसला किया कि वो स्पोर्ट प्राइस के ऊपर गंदम को बोएंगे, और उन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ठेके पे लेके गंदम को बोया। जब उनको मुआवजा वो नहीं मिलेगा तो अगली जो फसल है वो बीजने का वो फैसला नहीं करेंगे, तो वो नुकसान किसका होगा? वो हुकूमत का कम और आम आवाम का ज्यादा होगा। देखें, आप ठीक कह रहे हैं, ये हमें अगली फसल के लिए किसानों को जो है उनके साथ, उनके वक्फ के साथ बैठना चाहिए, उनका अगला जो है वो लाएमल उनके साथ बनाना चाहिए। बल्कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि पंजाब जो है वो उसमें एक कमेटी इन चीज़ों को देख रही है कि किस तरीके से किसानों का ये जो नुकसान हुआ है उसका क्या सलूशन निकाला जा सकता है। बहरहाल जो वफाक के पास ऑप्शन अवेलेबल थी कि वो अपने, देखें इसकी फ़ंडिंग भी हमारे पास, हमने बजट नहीं की हुई थी पिछले साल में कि हम 4 लाख टन अजाफी गंदम ख़रीदेंगे, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं हम ख़रीदेंगे, और इसके लिए आप फ़ंड कहीं से निकाल के जैसे भी है इसको इंश्योर करें। तो हमने कोशिश की कि जितनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल थी कि हम उस गंदम की प्रोक्योरमेंट को बढ़ा सकें। नाना साहब, मरकज़ में जो इंक्वायरी हो रही है गंदम पे, आपने कहा सरकारी अफसरान इस पे मुलव्वस थे, उन्हीं की ज़िम्मेदारी, इसका मतलब है सियासी तमाम लोग, चाहे वो निगरान सेटअप था, वो बरियो जुमा हो गए, ये सरकारी लोग ही इसमें मुलव्वस हैं? नहीं, देखें, अब इसमें राना साहब जो ECC के अंदर फैसले होते हैं वो तो यानी कि उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब ECC ने तो इजाज़त दे दी कि आप प्राइवेट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर जो है वो गंदम बरामद कर ले। अब उसकी जो लिमिट क्रॉस हुई, वो लिमिट क्यों क्रॉस हुई, उस लिमिट के ऊपर किसने लिखा कि हमें और गंदम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, इसको रोक लिया जाए, और फिर किसने उस चीज़ के ऊपर उसको फॉलो नहीं किया, और फिर भी कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं मौजूद था कि गंदम आप इजाफी ख़रीदते रहे। देखें, ये बिल्कुल केयर टेकर सेटअप में ये काम शुरू हुआ, और इसके अंदर राना साहब एक चीज़ और बताइएगा, वो किस टाइम पे खुली? एक चीज़ और बताइएगा, हमने इस मद में ख़रीदी थी कि ये सस्ती गंदम मिल रही है, दुनिया इनसे ख़रीद नहीं रही और हम इनसे ख़रीद लेते हैं। वो फ़ी मन गंदम का रेट क्या बना जो हमने इम्पोर्ट किए?
जो गंदम, ये तो प्राइवेट सेक्टर ने खरीदी, तो ये हुकूमत को इसका कोई वो नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर ने खरीदी। मेरे ख्याल से ये 3300 रुपया या इसी तरह 2800 रुपए तक ये खरीद होती रही है। लेकिन खरीदी प्राइवेट सेक्टर ने, उसके बाद दी तो आपको ना गवर्नमेंट का इसने सर, उसके बाद दी तो आपको ना। नहीं सर, वो सर प्राइवेट हमने नहीं प्रोक्योर की, वो प्राइवेट सेक्टर ने नहीं, हुकूमत ने नहीं प्रोक्योर की। ये गंदम हुकूमत ने प्रोक्योर नहीं की, ये उन्होंने प्राइवेट सेक्टर ने मार्केट में बेची, गवर्नमेंट ने नहीं। अगर हम आपको पास्को के गोदामों में अब तक मौजूद वो गंदम दिखा दें तो राना साहब फिर नहीं, प्राइवेट सेक्टर ने नहीं खरीदी वो जो गंदम आप दिखा रहे हैं कि अगर पुरानी नहीं देखें, अगर वो पुरानी है तो पुरानी भी गंदम तो ऐसी गंदम नहीं होती ना। हाँ नहीं, देखें वो अलहदा एक इशू है कि गंदम जो पड़ी है वो ख़राब हो गई या उसका क्या हुआ, तो उसके ऊपर एक अलहदा इंक्वायरी हो रही है। यानी 5 साल बाद अगली हुकूमत जिसकी भी आएगी, अगली हुकूमत जिसकी भी आएगी उस वक्त तक इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी। नहीं, ये चंद हफ्तों में ये फाइनल हो जाएगी। चंद हफ्तों में राना साहब क्यों, ये कौन से 1.3 मिलियन राना साहब, आप जैसे इतने लाइक लोग मौजूद हों, ये चंद हफ्तों की तो बात ही नहीं है। ये 5 कागज़ हैं, एक मंजूरी हुई, आखिर में किसने साइन किया आपको पता है? वज़ीर आज़म साहब के पास किस वक्त जाती है, फिर उसके बाद वहाँ पे कौन लिखता है? ये तो बड़ी क्लियर चीज़ें हो चुकी हैं। इसमें राना साहब जो चीज़ देखने वाली है ना, उसमें देखने वाली ये चीज़ है कि एलसीज कब खुली, ये इन गंदम के जहाज़ों की, ये एलसीज कब खुली, आखिरी एलसी कब खुली, और जब ये 2.5 मिलियन टन की एलसीज खुल चुकी थी तो फिर एलसीज खुलना रुकी क्यों नहीं? वो 11 लाख टन अजाफी की एलसीज क्यों, किसने इजाज़त दी उनकी, या क्यों नहीं उनको रोका गया? और अगर खुल भी गई थी एलसीज तो क्या तब कैंसिल नहीं की जा सकती थी? इस चीज़ को कमेटी देख रही है। इसके अंदर जो है वो स्टेट बैंक भी होगा, FBR भी होगा, कस्टम वाले भी हैं, ये सब लोग इसी चीज़ को देख रहे हैं और डिटेल में देख रहे हैं। 1 हफ्ते बाद जब हम दोबारा प्रोग्राम में आएंगे तो हमें ये खुशखबरी मिलेगी कि कुछ लोग इसके ज़िम्मेदारान पकड़े गए। देखें, मैं ज़रूर पूछूंगा जो कमेटी कर रही है कि उसकी क्या फाइंडिंग है, और ये तो देखें आने वाला वक्त बताएगा, मैं ज़रूर इसका पता करूंगा। अच्छा राना साहब, एक आखिरी सवाल, ये आपने कहा कि जो कैबिनेट का साइज़ है उसे कट टू साइज़ करने की कोशिश की जा रही है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी कैबिनेट का हिस्सा बन रही है? दूसरी बात ये, आपने कहा अखराजात कम कर रहे हैं, सिंबॉलिकली अभी ऐसी कोई खबर नहीं है जी। बहुत सी चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन सिंबॉलिकली ये इकदाम उठाए गए छोटी गाड़ियों वाले। तो एक खबर ये भी है कि बजट में एक सिफारिश भेजी गई है कि वज़ीर आज़म के ऑफिस की रेनोवेशन होगी, उसके लिए मिलियंस रुपीस डिमांड किए गए हैं। तो अगर ये अखराजात कम करने हैं तो ये डिमांड क्यों? नहीं देखें, मैं एक तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि उसकी रेनोवेशन क्या है, लेकिन जितना मेरी नॉलेज में है वहाँ PM हाउस में दफ्तर जो हैं वो मौजूद नहीं हैं, बड़ी थोड़ी स्पेस है दफ्तरों की, तो उधर उस मामले में जो है वो कोई इन्हांसमेंट है, बिल्डिंग की इन्हांसमेंट है, कोई उसकी रेनोवेशन इस तरह से नहीं है कि कोई सोफ़े बदले जा रहे हैं या कालीन बदला जा रहा है, नया उसके अंदर दफातर बनाए जा रहे हैं। तो वो उसके ऊपर मेरे ख्याल से जो मेरी नॉलेज में जो बात जो मैंने सुनी थी वो उसके ऊपर है। तो कोई ये कारपेट कालीन नहीं तब्दील किए जा रहे, एडिशन हो रही है, बिल्डिंग की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, तो उसके ऊपर है। और देखें, अगर वहाँ महसूस किया जा रहा है कि कुछ दफातर और इजाफी होने चाहिए और उसकी कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें तो कोई मेरे ख्याल से कबाहत नहीं होनी चाहिए। यानी इमारत की तौसीह के लिए वो डिमांड नए बन रहे हैं या दफ्तर नए बन रहे हैं तो किसी ने घर तो नहीं ले जाने। ठीक, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गंदम स्कैंडल के हवाले से भी जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुली तौर पर मईशत के ऊपर बात होगी। अब अगर वज़ीर ख़जाना के बयान को लिया जाए कि पिछले कुछ अरसे में मईशत बेहतर समत में गामज़न है, और हमें इब्तदाई तौर पे हुकूमत जब तश्कील पा रही थी तो ये बातें सुनने को मिली थी कि निजकारी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएगी। तो इस ज़िम्न में ख़बर यह है कि निजकारी के लिए 5 साला प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। दूसरी बात,
एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि सी पैक के 25 अरब डॉलर्स के मंसूबे ज़ेरे तकमील हैं। तीसरा महमूद खान अचकजई साहब का बयान है, वो कहते हैं दुनिया भर का ख़जाना होने के बावजूद हम फ़कीर बन चुके हैं। ये मुख्तलिफ जमातों की आपको इस वक्त तासुरात बता रहा हूँ। रज़ा रब्बानी साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो कहते हैं हुकूमत नई अथॉरिटीज़ कायम करके विफाक पर मज़ीद बोझ डाल रही है। हुकूमत के अब तक के गोल क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं और अब तक के जो इक़दामात हैं उसका मुस्तकबिल क्या है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए पर कैपिटा इनकम इजाफा नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ों में कीमतों की कमी होने की नवीद तो सुनाई गई, बहुत सारी जगहों पे फहरिस्तें भी आवेज़ा कर दी गई, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ उससे मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। तो आपको ये आर्टिफिशियल इकॉनमी दिखाई देती है या ये हकीकी इकॉनमी दिखाई देती है? यहाँ से पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कोई भी इकॉनमी IMF की इंगेजमेंट के साथ बिहेव करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा है वो कम हुआ है, जो जिसको आप करंट अकाउंट का खसारा कहते हैं, यानी कि हमारी जो इंपोर्ट होती है और जो हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस आप समझे मिला के जो बचता है उसको करंट अकाउंट का खसारा कहते हैं। और कुछ इसमें फाइनेंशियल इनफ्लोज भी होते हैं और कुछ आउटफ्लोज भी होते हैं। वो कम हुआ है, वो $1 अरब पे रह गया है। पिछले साल पहले जो हमारे मार्च तक का टाइम गुजरा था, जो 9 माह है, वो तकरीबन $4.1 अरब पे था। पर ये करने के लिए हमें इकॉनमी को स्लो करना पड़ा और इसी की वजह से रिजर्व्स का एक बिल्डअप हुआ है, बिकॉज नए लोन्स जो हैं वो आपको मिलना शुरू हो गए, बिकॉज आप IMF के साथ इंगेज थे। यही वजह है कि इन्फ्लेशन भी, क्योंकि रुपए की कीमत बेहतर हो गई तो इन्फ्लेशन भी कुछ कम हुई। आपने अभी जिक्र किया कीमतें कम होने का, या सिर देखें कीमतें नहीं कम होती, कीमतों के बढ़ने की शरह में एक गिरावट है। 38% पे कीमतों के बढ़ने की शरह चली गई थी, कीमतें आज भी बढ़ रही हैं, अब वो 17% के हिसाब से बढ़ रही हैं। पर कुछ कीमतों में रिविजन भी हुई है, फूड प्राइसेस में स्पेशली, जो बहुत ज़्यादा हाई कर रही थी रन, उसमें बिकॉज वीट अच्छी आई है, बाकी क्रॉप्स भी बेहतर हैं, फ्लड्स का इम्पैक्ट ख़त्म हुआ है। सो इकॉनमी में रिजर्व्स का एक बिल्डअप होके अब $9 अरब पे रिजर्व्स खड़े हैं, बिकॉज IMF की आखिरी किस्त जो है वो आपको मिल गई है। पर ये सब करने के लिए हम यासिर हमने क्या किया है? हमने इकॉनमी को स्लो किया है। 22% का मॉनेटरी रेट है इस वक्त, कोई भी बोरो नहीं कर सकता 24% पे और कोई इंडस्ट्री लगाए। सो प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग तोड़ दी है हमने पाकिस्तान की डिमांड को तोड़ दिया है और इसी वजह से इस साल शरह नमू हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% होगी, पर हमारी इकॉनमी और वो भी एग्रीकल्चर की वजह से 2% के करीब ग्रो करेगी। ये इन द शॉर्ट रन एक तनाजुल है। इसको आप कह सकते हैं कि ब्रॉडली एक नेसेंट सी अर्ली साइंस ऑफ मैक्रो स्टेबलाइजेशन जो है वो दिखाई दे रहे हैं, सोली बिकॉज फंड की जो इस वक्त एडजस्टमेंट्स हैं वो चल रही हैं। पर लोगों ने इसका बहुत बड़ा बोझ उठाया है। उसका क्या मतलब है? प्राइसेस बिजली की भी चेंज हुई खातिर खा, गैस की भी चेंज हुई खातिर खा, PDL की वजह से हमें अपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको भी महंगा करना पड़ा। पर जो हुकूमत के खर्चे हैं वो हम संभाल नहीं पाए, हम जो हुकूमत का डेट पेबल्स यानी हैं वो हम संभाल नहीं पाए, हम पेंशन में कोई रिफॉर्म नहीं कर पाए। और इस सारी वजह से और जो हमारी टैक्सेशन का हुजम है, जो हम समझते थे शायद 9,400 अरब होगा, जो अब दिखाई दे रहा है नहीं होगा। पाकिस्तान एक रिकॉर्ड, और ये मैं रिपीट कर दूं, 8% ऑफ GDP पाकिस्तान का हिस्ट्री का रिकॉर्ड खसारा होगा, जिसको मालियाती खसारा कहते हैं। इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। 8,200, 300, 400 अरब के करीब गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा और वो डेट उतना ही इस साल के एंड पे बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपकी इकॉनमी। डॉक्टर साहब आपने तफसील से सारी इकॉनमी की तफसील बता दी। मेरे मुल्क के हुक्मरान, मेरे मुल्क के ब्यूरोक्रेट, मेरे मुल्क के मुआशी माहिरीन जो हैं, इन्होंने सवाए कर्जा लेने के कोई ये काम ऐसा किया है जिससे हम कह सकें कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है? आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान को थिंकिंग वाइज भी अगर मैं गुजारिश कर सकूं तो आपने आउटसोर्स किया हुआ है। आप रिलाई करते हैं कि वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स आएंगे, आप रिलाई करते हैं कि IMF का प्रोग्राम आएगा, आप रिलाई करते हैं कि आउटसोर्स्ड कंसल्टेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान को एडवाइस करेंगे। पहली तो ये बात है।
कर्जे से बढ़ के जो इंटेलेक्चुअल रिलायंस है आउटसाइड पाकिस्तान, ये किसी भी मुल्क ने अपनी तरक्की का ज़ामिन नहीं बनाई। चाहे आप इंडिया को ले लें, जिसने हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, या अगर आप देखें जब हम आज़ाद हुए तो उनका भी निज़ाम इसी तरह घुटा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया को ले लें, मैं ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड हूँ, उनका भी निज़ाम घुटा हुआ था, पर दोनों ने रिलाई किया अपने ऊपर। और दूसरा जो चीज़ इंटेलेक्चुअल रिलायंस थी उनकी अपने पे थी, और दूसरी जो चीज़ थी बड़ी क्लियरली जिसका आपने जिक्र किया, उन्होंने अपने रिसोर्सेज यानी कि टैक्सेशन बढ़ाई, 15-18% पे ले गए हर सतह की, और हमने करप्शन बढ़ाई और हम अपने टैक्स टू जीडीपी को लीकेजेस की वजह से, आप उसको करप्शन का नाम भी दे सकते हैं, हम 9% टैक्स टू जीडीपी को बढ़ा नहीं सके, इसलिए हमेशा मांगते रहे। पर साथ साथ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो सब लोग भूल जाते हैं, हमने अपने खर्चों के बढ़ने की शरह को भी तोड़ने की कतई तौर पे कोशिश नहीं की। कभी पेंशन रिफॉर्म किया, कभी सब्सिडी का रिफॉर्म किया, कभी हम जो अनटारगेटेड ये जो हमारी 200 के करीब एसओईज हैं इनको पैसे दे रहे थे उसका रिफॉर्म किया, नहीं किया ना। कभी हमने ये कहा कि हम जो सब्सिडी है उसको टारगेट ही करेंगे और जो मरात याफ्ता तबका है उसका टैक्स एक्सपेंडिचर यानी कि जो सब्सिडी, कंसेशंस, एग्जेम्पशंस हैं वो 2200 अरब रुपए की। हकान साहब मुझे बता दें इस चीज़ का ज़िम्मेदार कौन है? एथोपिया की हम मजाक करते थे, उसकी करेंसी हमसे बेहतर होगी। अफ़गानिस्तान की करेंसी हमसे बेहतर, बांग्लादेश की करेंसी हमसे बेहतर। हम इन सिर्फ 3 ममालिक का भी जिक्र करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। इसके ज़िम्मेदार कौन है? सियासतदान, अवाम, कौन है इसका ज़िम्मेदार? देखिए, मिनहासुल कौम हम जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। हमने कभी भी पॉलिसी साजी को 24 IMF प्रोग्राम्स की हद तक ही रखा और इससे आगे नहीं बढ़े, उनको भी कंप्लीट नहीं किया। आज भी वर्ल्ड बैंक के 6-8 अरब डॉलर की जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे डिपेंडेंट हैं। किसी को कहते हैं सड़क बना दो, किसी को कहते हैं बस चला दो। मुल्कों की पैदावारी सलाहियत, जैसे कि हमने एग्रीकल्चर का एक क्रॉप का जिक्र किया, इतनी ही मेहनत बाकियों में करने की ज़रूरत है। फिर अगर कोई एक्सपोर्ट, दुनिया को टेक्सटाइल के अलावा आपके पास बेचने को कुछ नहीं है, ये पॉलिसी साजी है जो हम नहीं कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब वक्त की कमी है, एक आखिरी सवाल ये, आपने कहा कि रिफॉर्म्स होनी है, अब IMF की डिमांड है कि जो पेंशनर्स हैं उनके ऊपर भी उनकी पेंशन पर टैक्स लगाया जाए। अब इस हवाले से भी गौर खोज किया जा रहा है कि 1 लाख से कम भी अगर है तो उस पर भी टैक्स लगाएं या कुली तौर के ऊपर टैक्स लगा दें सेम स्लैब के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि बिजली की कीमत में इजाफा हो और गैस की कीमत में इजाफा हो, तो इसका असर जो है वो कुली तौर के ऊपर, कॉमन मैन के ऊपर क्या पड़ेगा? एक तो IMF के दोस्तों को समझाइए, मैंने 13-16 का पाकिस्तान का प्रोग्राम कलीदी तौर पे रन किया है और मैं उनको बहुत सी चीज़ों पे कन्विंस करता था। 1 लाख 22 जून को, यानी कि 22 जून से लेके और जो साल ख़त्म होगा, आज 1 लाख की वैल्यू 60-70 हज़ार रह जाएगी। 29% एक इन्फ्लेशन होएगी, 24-25% अगले साल इन्फ्लेशन हुई है। तो एक तो ये भी समझ लीजिए कि उसकी तो वैल्यू ही कोई नहीं रहेगी। सो मैं तो ये कहता हूँ कि जो 50,000 की टैक्सेशन है उसको भी बढ़ा के 60-70 या 1 लाख पे ले जाना चाहिए, क्योंकि कुव्वत खरीद टूट गई है। सो आप अपना डेटा बनाइए, मैंने ये डेटा अपने लिए बनाया हुआ है। वो स्लाइड अगर मैं IMF फोक्स को दिखाऊंगा, मेरी तरह की PhD किए हुए हैं, समझ जाएंगे फौरन कि ये तो 50,000 को आज वैल्यू करें तो वो बनता ही 80-90 हज़ार है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। सो अपने ऑल्टरनेटिव प्लान्स रखिए ना उनके सामने कि अगर मैं पेंशनर से टैक्स नहीं लूंगा या सैलरीड से नहीं लूंगा तो भाई किससे लूंगा? रिटेलर से लाऊंगा, इन्फोर्समेंट बेहतर करके लाऊंगा, फार्मर से लाऊंगा, सेल्स टैक्स से लाऊंगा, कहाँ से टैक्स गैप को पूरा करूंगा? क्योंकि टैक्स गैप को पूरा तो करना है और बहुत से एरिया, दिस इज वेयर द प्रिपरेशन। मुतबादिल प्लान आपके पास मौजूद हो तो आप राग़िब कर सकते हैं, लेकिन अगर सोच का ज़ाविया ही वहीं पे अटक जाए और हमने माजी की रवायात को ही आगे बढ़ाना और उसको मिसाल के तौर पे पेश करना हो तो फिर रास्ता नहीं निकलता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, पर बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।